नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइलेंट स्टोरीज। साथियों, आज हमारे बीच में ऐसे मेहमान हैं जो साधारण परिवार से निकलकर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में एसआई बनकर चुना समाज सेवा का रास्ता। साथियों, आज मैं आपको वो कहानी बताने वाला हूँ जो किताबों में नहीं होती। इनके संघर्ष की कहानी, इनकी जवानी। चलिए आइए, सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा परिचय हमें बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, और नमस्कार। मेरा नाम रविनेश वर्मा है और वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश पुलिस में हूँ, उप निरीक्षक के पद पे, और वहीं कार्यरत हूँ। साथ ही साथ मेरे से जो बन पड़ता है, चाहे बच्चों को सलाह देना हो शिक्षा के मामले में, क्योंकि देखिए शिक्षा के मामले में ना अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लोगों तक नहीं है। तो चाहे वो नवोदय हो, ज्ञानोदय हो, श्रमोदय के अभी जैसे फॉर्म डल रहे हैं वर्तमान में, तो लोगों तक ये शिक्षा की जो बात है वो लोगों तक पहुंचाने का काम आराम से उसी नौकरी के दौरान करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप पद में रहते हुए भी ये काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते। तो चलिए सर, मैं आपसे आपके इस संघर्ष की कहानी, आपकी जवानी जानने के लिए आया हूँ। तो मेरा आपसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल यही है कि आपने एसआई का रास्ता कब से चुना और एसआई का ही रास्ता क्यों चुना? देखो यार, बनने का जब हम अपन पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, हम जाते हैं विद्यालय, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी फैमिली तो थी नहीं कि जो किसी बैकग्राउंड से हो, बहुत मजबूत बैकग्राउंड से हो, तो हम कोई एक रास्ता स्पेसिफिक चुने और उसकी तैयारी करें। बचपन से होशियार थे, तो अपन ने 10th की 12th की इंजीनियरिंग में हमें थोड़ा सा दिक्कत आई। इंजीनियरिंग लोगों ने थोड़ा सा गुमराह करके एडमिशन दिला दिया। आफ्टर दैट हम जिस कॉलेज जहाँ पे रहते थे वहाँ पे लोग तैयारी करते थे। जिस हॉस्टल में मैं रहता था वहाँ सारे तैयारी करते थे, मैं बस नहीं, सारे। अब जिसका जो बड़ा उच्च पद निकल जाता था उस पद पे वो चला जाता था। तो कुल मिला के ये है कि एसआई ही बनूंगा, ये अपना सपना नहीं था। अपना सपना था एक सरकारी नौकरी। अच्छा, एक सरकारी नौकरी पाना था। और ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा उच्चतम पद सब इंस्पेक्टर का था, तो उसी को अपन ने ले लिया। उस साल मेरे 4 से 5 एग्जाम निकले थे, मुझे जहाँ तक याद है। तो उनमें फिर मुझे लिख के देना पड़ा कि भाई ये नौकरियां नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सब इंस्पेक्टर में हो गया हूँ, जेल पुलिस में हो गया था, और अपना पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। और आप एक जेल वो होता है, एक फॉरेस्ट गार्ड होता है जी, और एक दो वैकेंसियां और थी, छोटी थी। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था शायद, उसमें भी मतलब कई वैकेंसियों में निकला था। तो ये सबसे उच्चतम पद था, इसलिए इसको चुन लिया। अच्छा सर, हमें ये बताइए, आपकी इन सब तैयारी करने के बीच में एक चुनौतियां होती हैं जो स्टार्टिंग से होती हैं। फैमिली में परिस्थितियां, गरीबी से लड़ना, गरीब फैमिली होना, तो ये सब से आप लड़ करके कैसे तैयारी तक पहुंचे? आप इंजीनियरिंग कॉलेज तक कैसे पहुंचे? इसका सफर भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए यार, अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें तो गरीब होना चुनौती नहीं, अभिशाप है। ये एक तरह का श्राप है कि आप गरीब हैं। अब पूछिए कैसे श्राप? कैसे सर? ये ऐसा श्राप है कि ये एक गरीबी का दुष्चक्र होता है। ये गरीबी का दुष्चक्र आप समझिए, जैसे गरीब माता पिता होंगे, उसके पास संसाधन नहीं होंगे, वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाएगा। बिल्कुल होता है। हम वो संसाधन उसे उपलब्ध नहीं करा पाएंगे अपने बच्चे को। वो बच्चा उन्हीं संसाधनों के अभाव में, चाहे वो शिक्षा का संसाधन हो, स्वास्थ्य का संसाधन हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो उसे उपलब्ध कराने में वो थोड़ा सा कमजोर रहता है। ठीक है ना? माता पिता की उम्र बढ़ती है, बच्चा भी वह वयस्क होता है इन्हीं कमी संसाधनों के साथ। अब आप खुद समझिए कि जिसने शिक्षा से न जुड़ा हो, जिसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, मतलब शारीरिक बल ना हो, जिसके पास बौद्धिक बल ना हो, वो कितना विकास करेगा? आफ्टर दैट वो कई लोग माता पिता बाहर जाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चों को भी वो सहारा लेने लगते हैं और बाहर जाने लगते हैं। अब जब वो बाहर जाने लगते हैं, फिर बच्चा की शादी हो जाती है, वो भी गरीब माँ बाप का बच्चा भी गरीब ही बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है कि नहीं? क्योंकि उसके पास तो कोई संसाधन नहीं है। बौद्धिक, कुल मिला के कोई भी चीज का विकास होता है बौद्धिक विकास से। सबसे पहले जरूरी है बौद्धिक विकास। अब फिर उसकी शादी होगी, फिर ये चक्र, फिर उसका बच्चा होगा, फिर ये चक्र चलता रहेगा। तो मेरा मानना तो है कि गरीबी कोई चुनौती नहीं है, यह अभिशाप है। हम जितनी जल्दी हो इससे मुक्त होना चाहिए, और ये शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। ये हमारे मतलब ये कहें कि सारी चुनौतियां एक तरफ और गरीबी एक तरफ। मान लीजिए आपके पास पैसा है, थोड़े से सारी चीजें पैसा खर्च कर पा रहे हैं माता पिता, तो वो बच्चा उतना कमजोर नहीं होगा जितना एक गरीब का बच्चा कमजोर होगा। तो इससे आपने किस तरीके से मूव ऑन किया, इसको
डाउनफॉल भी किया और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, इसके बीच का जो देखिए, समय था। जैसे मैंने बताया कि गरीबी एक अभिशाप है। इस अभिशाप से निकलने के लिए हमारे माता पिता ने अपनी पूरी जवानी लगा दी, जीवन लगा दिया। पूरा मतलब पढ़ाई का खर्चा आपके पूरे माता पिता हाँ, ही उठा पूरा रहे थे। माता पिता ने खर्च उठाया। और खर्च उठाने का मतलब उनके पास कोई आय के स्रोत नहीं थे। जमीनें हैं तो वो पकती नहीं थी, 3-4 एकड़ जमीन थी तो वो उतनी नहीं पकती थी। अब फिर उसी से सारे खर्चे जुड़े हैं, चाहे वो मेडिकल के एक्सपेंसेस हों, चाहे अदर एक्सपेंसेस हों। तो माता पिता दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे, कर्ज लेते थे, उस पैसे से हमें पढ़ाते थे। तो आपकी जो जॉब है वो शादी के पहले लगी है, शादी के बाद? क्योंकि शादी भी आपने बताया, जिक्र किया कि हो जाती है, तो इसके बारे में वो जो परिस्थितियां पैदा हुई तैयारी करने में, उसके बारे में। देखिए यार, विवाह और प्रेम दो हमारे बड़े ही अभिन्न अंग हैं जीवन के। और देखो यार, प्रेम तो सबको होता है एक बार जी। अब वो किससे होता है, कब होता है, नहीं है पता। जी जी। कहते हैं लड़के का पहला प्रेम उसकी माँ और बच्ची का पहला प्रेम उसका पिता होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल थॉट है सर। जो सेकंड प्रेम होता है वो कई बार सैम उसमें हो जाता है, कई बार विषम लिंग में हो जाता है जी। तो वो प्रेम ना सबको होता है। और वही प्रेम हमारी ना आगे की गति निर्धारित करता है। भाई अगर आपने गलत व्यक्ति से प्रेम कर लिया तो परेशान हो जाओगे। तो मतलब आप कहना चाहते हैं भाभी जी से जब प्रेम हुआ था तो आप तैयारी कर रहे थे? नहीं, इसका एक कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन हर एक अच्छे व्यक्ति का प्रेम ही तो होता है वो। जैसे प्रकृति प्रेमी है, शिक्षा से प्रेम है, दिनचर्या से प्रेम है, तो वो प्रेमी होता है। लेकिन प्रेम का संबंध लोगों से मैंने गलत तर्क सुना है कि शादी हो जाने के कारण, प्रेम हो जाने के कारण हम उतना विकास नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए, जो कि ये गलत है। क्योंकि जो प्रेम है ना, वो अपने आप में इंसानों को ना ताकत देता है जी, कमजोरी नहीं दिखाता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाभी का बहुत सपोर्ट रहा जॉब में? भाभी का अपन नहीं, भाभी का मैं कह सकते हैं जॉब में। हाँ, अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें बिल्कुल था। जिससे आपका विवाह हो वो अगर आपका सपोर्ट नहीं करे तो आप कैसे सफल हो सकते हो ही नहीं सकते हैं। आप मान लो अभी यहाँ आए हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम घर से दूर आए हैं। अगर वो आपको कहीं आने जाने में प्रतिबंध लगा दें, आपकी दिनचर्या को एक स्क्रिप्ट लाइव बना दें कि भाई आप इतना करोगे, ये करोगे, तो आप विकास कैसे करोगे? ठीक है ना। तो वो सपोर्ट हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, हमारी पत्नी हो या हमारी प्रेमिका हो। जी। अच्छा श्रीमान जी, जब आपकी जॉब हो गई तो ड्यूटी के दौरान सबसे वो मुश्किल समय कौन सा आता है जहाँ कठिनाइयाँ होती है ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी करते समय? देखिए, पहली बात तो पुलिस एक ऐसा पेशा है कि ये इसमें पेशे का कम त्याग का ज़्यादा मैं मानता हूँ। ये त्याग का विषय है। अब आप देखिए, जो सिविल की जो नौकरियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस का कोई मतलब किसी प्रकार से नेगेटिव है, नहीं, बहुत अच्छी नौकरी है। लेकिन जैसे सिविल से इसका ना जो नेचर होता है, ड्यूटी ऑफ नेचर, ये अलग होता है। लाइक ऐसे करिए कि सारी नौकरियां तो दिन में ज़्यादा एक्टिव होती हैं जी, पुलिस रात में ज़्यादा एक्टिव होती है। भाई ये बिल्कुल प्रकृति के खिलाफ ही हो गई कि भाई रात का जो समय है वो लोगों को आराम करने के लिए, शांति करने के लिए है। लेकिन जो पुलिस फोर्स और जो भी सेमी आर्मेड हैं, मतलब जो फोर्स से जुड़ा महकमा है, उसका मतलब ये कि रात में ज़्यादा एक्टिव रहेंगी ताकि क्राइम रात में ना हो। कभी क्या आपकी मुठभेड़ ऐसे समय में हुई है? नहीं, इसमें कभी आपको ऐसा लगे कि जान का खतरा महसूस होता हो ड्यूटी के दौरान? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पुलिस की लोग बड़ा समाज आदर सम्मान करता है, बात मानते हैं, तो बातचीत से ही चीज़ें निपट जाती हैं। और रही बात लाइन ऑर्डर की, तो मेरी इस प्रकार की कहीं विषम परिस्थिति में भी नौकरी नहीं रही, क्योंकि मैं भी इसमें हूँ, डेपुटेशन में हूँ, तो इस प्रकार का भी मैंने फेस नहीं किया। और जैसे आपने अभी कहा कि जो चुनौतियाँ, अपनी अपनी नौकरियों की अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं, भाई हमारी एक अलग प्रकार की चुनौतियाँ हैं और अलग अलग नौकरियों की अलग अलग चुनौतियां हैं। अब वो हैं चुनौतियां, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग उसमें लगे रहते हैं, तो बीच बीच में जो भी कमियां समझ में आती हैं उसका सुधार भी होता है। वो बहुत बड़ी विशेष कमियां नहीं हैं, न चुनौतियां हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि आज के जो युवा है वो तैयारी कैसे करें एसआई बनने के लिए, या फिर और सरकारी कॉम्पिटिशन, सरकारी जॉब के लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी किस प्रकार से करें? देखिए, उसमें दो सवाल आपने कहा कि एक तो सरकारी नौकरी और एक एसआई। तो एसआई की तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है अब। हाँ, अब चेंज हो गया, पूरा पैटर्न चेंज है। आपको लेकिन अब सरकारी फिजिकल दक्षता उसके अलग मापदंड है, और एक आपकी जो एकेडमिक नॉलेज है उसके अलग मापदंड है।
आपने भी शायद देखा होगा कि बराबर बराबर अंकों का है, फिर आपको फिजिकली फिट रहना, उसमें भी अंक मिल रहे हैं। जी। इस पे भी तो अगर हम स्पेसिफिक कर रहे हैं तो स्पेसिफिक तैयारी करेंगे। अगर हमारा सपना ही कि हमें सब इंस्पेक्टर ही बनना है, अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी आप शुरुआत करिए धीरे धीरे और हो जाता है। आपको लोड नहीं लेना है। सबसे पहले आप अपनी दैनिकचर्या ऐसे बनाएं कि सुबह उठें तो न्यूज़ पढ़ें, न्यूज़पेपर देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात, एक विषय ऐसा होता है जिस पे आपकी अच्छी पकड़ होती है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी मैथ और हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ थी, और उसका कारण है कि मैं आज SI हूँ, क्योंकि 70 नंबर की हिंदी आती थी और जो रीजनिंग वाला मैथ वाला पोर्शन है वो अधिकांश आ जाता है, मैथ में कवर हो जाता है। तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता थी, और लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पता होगी कि उसे मुझसे क्या ज़्यादा आता है। समझ रहे हैं आप? जैसे जिसका साहित्य और हिंदी अच्छा है तो वो MA वगैरह कर लेते हैं, फिर वो अपना विषय चुन के मास्टर की तैयारी करते हैं या शिक्षक की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका उपयोग करें। आपकी क्या स्ट्रेंथ है मुझे पता नहीं। अगर आप ये कहेंगे जैसे सचिन जी हैं जो क्रिकेट के गॉड हैं, हम उससे कहें कि आप स्विमिंग करें तो स्विमिंग कैसे करेंगे? वो भाई वो उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। अमिताभ बच्चन जी एक बहुत बड़े एक्टर हैं हमारे, मतलब महानायक हैं, तो आफ्टर दैट वो एक्टिंग ही कर सकते हैं। अब हम उनसे कहें कि आप क्रिकेट खेलो तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि वो कर पाएं। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ जाननी है, फिर सब्जेक्ट वाइज उसकी पढ़ाई करनी है। आप कोचिंग करें अच्छी बात है, कोचिंग ना भी करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप बगैर कोचिंग के भी एग्जाम्स वगैरह सारे निकाल। तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि आप जब तैयारी कर रहे तो आपने कोई कोचिंग वगैरह की थी या नहीं की थी? देखिए यार, आपने उसकी तैयारी कैसे करी थी? मतलब आपका रूटीन क्या रहा पढ़ाई का? हाँ, ये थोड़ा और बता दीजिए। देखो यार, सबसे पहले रूटीन पे आते हैं तो हमारे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। जी, अधिकांश माता पिता कहते सभी हैं कहते हैं। और गुरुजन कहते हैं अधिकांश, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं बड़ा दिव्य कीर्ति जी से बड़ा सहमत हूँ। अब या वो मेरी जैसी बात करते हैं इसलिए, मतलब मेरे पे फिट होती हैं उनकी बात जी कि कब पढ़ना चाहिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे मन से पढ़ना चाहिए ये महत्वपूर्ण। जी। मैं सुबह आज तक नहीं पढ़ा, 7:30 बजे 8 बजे तो मैं उठता ही हूँ। मतलब ये उस दौरान है। अब तो ड्यूटी अगर उल्टा पुल्टा हुई, मान लो नाइट अगर मैं 4 बजे आया तो कैसे उठ पाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ से मैं 7:30-8 बजे की समथिंग उठता था और नहा धो के सीधे कॉलेज या स्कूल चला जाता था। लेकिन नाइट में कम से कम 1 से 2 बजे तक मैं पढ़ता था। अब उसका कारण है कि जब आप लेट सोओगे तो लेट उठोगे। तो आप कब सुटेबल हैं पढ़ने के लिए ये आपको तय करना है, लेकिन पढ़ना है। मेरे दोस्त, आपके पास 24 घंटे हैं तो आप 8 घंटे मस्त सोइए। नो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत कंप्रोमाइज करना। 8 घंटे आप मस्त पढ़िए और 8 घंटे मस्त मस्त मौजा खाइए पिए, मस्ती करिए, दोस्तों से मिलिए, क्योंकि लाइफ आपकी दोस्तों में होती है, किताबों में नहीं होती है। आपको दोस्तों के साथ लाइफ मिलेगी, समाज के साथ। जब अपन बुजुर्ग हो जाते पर समाज के साथ मिलती है। लोग बात कहते हैं दोस्त नहीं, 16-17 घंटा पढ़ने की जरूरत, 8 घंटे पढ़ने में आदमी UPSC निकाल लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो UPSC पढ़ाते हैं वो दिव्य कीर्ति जी हैं, खान सर हैं, अवध ओझा सर हैं, सब बोलते हैं 4 से 5 घंटे की होती है स्कूलिंग या कोचिंग या कॉलेज। जितनी लगती है ना 4 से 5 घंटे लगती है, और जो उससे बच जाए 3-4 घंटे वो आपको अदर पढ़ना है। भाई आप जैसे 5 घंटे आप स्कूल में रहे आए, मैं कह रहा हूँ, फिर 3 घंटा आपको पढ़ना, 3 घंटा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपको स्कूलिंग में, कॉलेज में या कोचिंग में पढ़ाया गया उसका हमें क्या करना है कि रिवीजन करना है। बस तैयारी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहें। बस एक चीज कंटिन्यूटी बना के रखें, बहुत जरूरी है। आप कम चलें। कछुए और खरगोश की तो कहानी सुनी होगी आपने, बिल्कुल सुनी है। तो हमें फास्ट नहीं चलना है, हमें धीरे धीरे चलना है, लेकिन धीरे धीरे तथ्यात्मक चलना है, कंटिन्यू चलना है। अब लोग थोड़ा सा ही कहने लगे कि आज टेक्नोलॉजी बदल गई, ये पढ़ने का तरीका बदल गया, तो ठीक है हम थोड़ा और फास्ट हो लेंगे। भाई हम कोचिंग आने जाने का जो समय बर्बाद करते हैं, आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। भाई आप 16,000, आप मान लीजिए यहाँ से इंदौर गए पढ़ने, ठीक है ना, इंदौर गए तो आपके रहने खाने का वहाँ लाख रुपए खर्च है। बिल्कुल है कि नहीं है? लेकिन वही जो कोचिंग वहाँ अवेलेबल है, उसी का आप ऑनलाइन कोर्स लोगे तो मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। घर में आप नहीं पढ़ पाओगे अगर आपको मानना है ऐसा है। मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं घर में रहता था, पढ़ता था। लेकिन अगर आपका मानना है तो आप जो आसपास का कोई शहर हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास में सतना है, रीवा है, जहाँ सस्ते शहर है, वहाँ जाके आप बढ़िया रहो और वहाँ पढ़ो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सही।
तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं है ना। कोचिंग देखिए, कोचिंग का कोच का मतलब समझते हैं क्या है? कोच का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करवाएगा, गाइड करेगा, बट सब कुछ आपको करना पड़ेगा। यही होता है ना कोचिंग। यस। तो हमारे आजकल जैसे एक होती टीचिंग और कोचिंग में यही अंतर है। टीचिंग होता है कि शिक्षक आपको सामने बैठ के सब कुछ पढ़ाता है, करवाता है, और कोच का मतलब होता है, गाइड का मतलब होता है कि आप उसे सिर्फ गाइड करोगे। गाइड करना है कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना। अगर आप आज के ज़माने में कहो कि इतिहास में कौन सा इतिहास पढ़ूँ या किस राइटर का पढ़ूँ, या ऐसा कुछ मटेरियल पूछें, तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं है। आप कोचिंग में जाके पूछेंगे। आप ये कहें कि मैं पढ़ाई कैसे करूं जी, जैसे हमारे पढ़ाई करने का तरीका बड़ा अच्छा था। हमने ना फिगर वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। मतलब हमारी आदत थी कि अगर हमें हॉस्पिटल पढ़ना है तो हॉस्पिटल का हम चित्र बनाएंगे जी, तो उसको कलात्मक पढ़ते थे, वो चीज़ें दिमाग में निकल गया। और हम बढ़िया, जैसे हमें गंगा की सहायक नदियाँ पढ़नी, तो गंगा नदी बढ़िया प्यार से पढ़ते थे कि यहाँ से ये देवी जी निकली, यहाँ से ये देवी, दोनों को जाना था समंदर बारात में, फिर ये यहाँ मिली, फिर एक और मिल गई उस गांव, फलाने गांव में मिल गई। मान लो कि दो जने आई, सो सहलवारा मिली, फिर सलेहा गए, सो तस एक जने और आ गई, सो 3 जने हो गई। फिर भी आगे गई, सो 1 जने होता, जसों में मिल गई, सो 4 जने हो गई। 4 जने का मिला के ये वाली बस में बैठी, जो उनका मूल नाम होता था। हाँ। भाई जैसे गंगा का गंगा थोड़ी नाम है, उसका पहले और दूसरी नाम है। फिर ये है, फिर ये प्रयागराज आई, सो बैठी, चाय आए पियो, फिर होता से आगे चल रहा, सो पटना मिलो, पटना से होते हुए बंगाल में का इनमें हो गई लड़ाई, सुझी और बट गए। ये बहुत ही कैजुअल आपका तरीका जो मुझे बहुत अच्छा आया भाई, बहुत अच्छा तरीका भाई। बट गई, चली गई। अब पानीपत का युद्ध, भाई पानीपत में क्यों युद्ध हुए? भाई सीधी सी बात है, पानीपत में युद्ध क्यों हुए, वहाँ क्यों लड़े? क्यों यार, उधर से आए राणा साहब, इधर से आए अकबर साहब, दोनों ने खूब एक दूसरे की मार पिटाई करी और जो जीत गो, ये दिनांक खाऊ दिनांक से जो होगा। मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है। सहज, देखो एजुकेशन का मतलब ये सहज, आपको समझ आना चाहिए और उसके ना पर्पज पता होने चाहिए। एजुकेशन ऐसा नहीं हो कि शिष्टाचार की आपने पूरी किताब पढ़ ली, जब घर में गए तो आपने अपने खुद के पिताजी को प्रणाम नहीं किया। भाई शिष्टाचार में आपने तो पूरी किताब पढ़ ली, रट्टू तोता जैसे नहीं, रट्टू तोता कोई मतलब नहीं है। कई मूवियां आई इस पे, तारे जमीन पर है, 3 इडियट्स वगैरह हैं, तो उसका मीन समझाती कि एजुकेशन को ना एजुकेशन की तरह रहने दो। और एजुकेशन क्या है ना, एक टूल नहीं है यार नौकरी पाने का। जो लोग कुछ नहीं, तो पढ़ लिख लो नौकर हो जाओगे, नहीं, पढ़ लिख लो तो इंसान बन जाओगे। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। सर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन था, जो बार बार लोग असफल हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? तैयारी करते करते काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग मूव ऑन कर जाते हैं। आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया होगा कि आपको लगा नहीं मुझे अब तैयारी नहीं करनी है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टूट चुके होते तैयारी से, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? देखो यार, अगर आप मेरा पूछें तो मैं तो कभी नहीं टूटता यार, उसकी काम ये सब रवनीश वर्मा ऐसा ही नहीं होते ना सर, तो मैं नहीं टूटता। और रही बात चुनौतियों की, तो चुनौतियां सबके जीवन में आती हैं और कहते हैं जब हमारा जन्म ही कांटों पे हुआ हो तो हम चोटों से क्या डरेंगे। भाई हमारा जन्म ही कांटे की डलिए पे हुआ, हमने फूल में थोड़ी जन्म लिया। हमें एक ऐसे परिवार में, ऐसी कौम में लिया। एक व्यक्ति ने पूछा कि सामाजिक पृष्ठभूमि, यार हमने कहा हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या हुई? भाई हमारी कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास धन है, ना हमारे पास राजनीतिक पावर है, ना हम सरकारी कर्मचारी थे, तो उसकी क्या सामाजिक पृष्ठभूमि होगी? कुछ नहीं होगी। फिर भी हम ऐसी जाति बिरादरी में, जो कि गलत है, हम ऐसी जगह पैदा हो गए जो अपने आप में अस्तित्व का जीरो है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या होगी आप बताइए ना। कोई शून्य है, तो इसलिए हम ज़्यादा इस पर फिक्र नहीं करते। फिर दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि दौर आया हो, नहीं, मैं शिक्षा अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी शुरू कर दी और मेरा मुश्किल से 6-7 महीने बाद मेरे सारे एग्ज़ाम निकलने शुरू हो गए थे, तो इस प्रकार की तो कोई बात थी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जो तीसरी बात जो असफल हुई, देखो यार ये जीवन है, मैंने कहते हैं कि हार हुई है तो स्वीकार करो,
हार हुई है तो स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई उसमें सुधार करो। जी भाई सबसे पहले तो हमें स्वीकार करना है कि हमें ये नहीं कहना है कि पेपर सारे ने गलत बनाते हैं। नहीं, आदमी कह देते हैं कि कोई जानी कहाँ से पेपर बना दिया था, मेरे नंबर इसलिए नहीं। आप पेपर दिए, आपसे पेपर नहीं बना, स्वीकार करो, और कहाँ कमी रह गई उस पर ध्यान करो, उस पर सुधार करो। वाह, एक करो लेकिन हर बार करो, और खुद को इस जमाने से या इस पेपर से लड़ने के लिए तैयार करो। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना भाई। आप कहेंगे कि दूसरे के ऊपर दोष लगाने से अच्छा है कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखें, कमियां हमारे अंदर होंगी तब हम नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए आप अपने पे सुधार करें। दूसरी बात, जो तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा भाई हम क्यों डरें। बिल्कुल सर, यही है। जैसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपकी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें जान करके। हमारे लोगों को भी अगर ये चीज़ें पसंद आई हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कैसी लगी हमारे SI रवनीश वर्मा जी के साथ पॉडकास्ट की ये सारी बातें।